देश में चुनावी मौसम चल रहा है। चारों तरफ सिर्फ चुनाव को लेकर चर्चाएं हैं। इस चुनावी मौसम में सभी मीडिया चैनल और सोशल मीडिया पर सिर्फ चुनाव और चुनावी बयानबाजी की बात चल रही है। अब आप सोच रहे होंगे, हम ये आपको क्यों बता रहे हैं? ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन आपको बता दें कि आज का हमारा ये ब्लैक एंड वाइट राजनीति का जो कार्यक्रम है, वो एक ऐसे शख्स के बारे में है जिन्होंने चुनाव आयुक्त होते हुए कई ऐसे काम किए जिससे बड़े बड़े नेताओं को उनसे डर लगता था। आज के समय में हम देखते हैं कि चुनाव आयोग पर बड़ी ही आसानी से कोई भी आरोप लगा देता है, या ये कह सकते हैं कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर आज के समय में काफ़ी सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। लेकिन आज जिस शख्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, उन्होंने इस चुनाव आयोग को इस कदर बना दिया था कि नेताओं से ज़्यादा वो चुनाव आयुक्त होते हुए चर्चाओं में रहते थे। हम बात कर रहे हैं भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त तिरुनेल्लई नारायण अय्यर सेशन की, जिन्हें लोग टीएन सेशन के नाम से पुकारा करते थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स का नया नवेला कार्यक्रम ब्लैक एंड वाइट राजनीति। इसमें हम आपको ब्लैक एंड वाइट जमाने की राजनीति के किस्से बताते हैं, जिसे सुनकर आप पुराने भारत को समझ सकते हैं, उससे प्रेम कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान की उस राजनीतिक ज़मीन की मिट्टी की सोंधी सी खुशबू आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। टीएन सेशन भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर जो नेताओं से ज़्यादा फेमस हुआ। सेशन 1990 से 1996 तक चुनाव आयुक्त रहे। इस दौर में सेशन के कई कारनामे अब किस्सों की शक्ल में याद किए जाते हैं। मसलन सेशन जो कहा करते थे, मैं नाश्ते में नेताओं को खाता हूँ। सेशन जिनके बारे में लालू प्रसाद यादव ने कहा था, सेशनवा को भैंसिया पर चढ़ाकर गंगा जी में हिला देंगे। सेशन जिनके बारे में कहा जाता है कि नेता या तो भगवान से डरते हैं या सेशन से। हालांकि सेशन का करियर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। इससे पहले भी सेशन का एक लंबा करियर था जिसके बारे में लोग कम जानते हैं। सेशन की पैदाइश साल 1932 में हुई थी। 12वीं की पढ़ाई उन्होंने गवर्नमेंट विक्टोरिया कॉलेज पलक्कड़ से की। एक दिलचस्प बात यह भी है कि मेट्रोमैन ई श्रीधरन भी इस दौरान इसी स्कूल में पढ़ रहे थे। दोनों का चयन जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुआ, लेकिन सेशन ने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से बीएससी करना चुना और यहाँ से फिजिक्स में ऑनर्स लेकर स्नातक हुए। यहाँ से निकलकर उन्होंने पुलिस सर्विस का एग्ज़ाम दिया, चुने भी गए, लेकिन ज्वाइन नहीं किया। 1954 में यूपीएससी क्लियर किया और तमिलनाडु काडर में जुड़ गए। 1962 में उन्हें पहली बड़ी जिम्मेदारी मिली। उन्हें मद्रास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। इसी नियुक्ति से जुड़ा है हमारा पहला किस्सा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में पहली बार सेशन को बड़ी जिम्मेदारी मिली थी और आते ही उन्होंने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए। ट्रैफिक के नियमों को लेकर सेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। धुन ऐसी थी कि डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को खुद सड़कों पर बस ड्राइवर को हड़काते देखा जा सकता था। वो खुद वर्कशॉप में रहकर सारा काम देखते थे। एक रोज़ की बात है, एक बस ड्राइवर ने सेशन से कहा, ना आप बस के इंजन को समझते हैं, ना ही बस चलाना जानते हैं। आप कैसे हमारी समस्याएं समझ सकते हैं? सेशन ने इसे एक चैलेंज की तरह लेते हुए बस चलाना सीखा, बल्कि घंटों वर्कशॉप में भी गुजारे। वो कहते थे, मैं इंजन खोल सकता हूँ, उसे दोबारा लगा सकता हूँ और बस भी चला सकता हूँ। एक रोज़ उन्होंने बीच रास्ते एक बस को रोका, ड्राइवर को उतारा और खुद 80 किलोमीटर बस चलाकर यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया। यहाँ से शुरू होकर सेशन की गाड़ी पहुंच गई हार्वर्ड। वहाँ उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर में मास्टर की डिग्री ली। यहीं पर उनकी दोस्ती सुब्रमण्यम स्वामी से हुई और ये दोस्ती आगे जाकर भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखने वाली थी। लेकिन वो अभी दूर की बात है। 1969 में भारत लौटने के बाद सेशन को एटॉमिक एनर्जी कमीशन का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया और 1972 में वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में जॉइंट सेक्रेटरी बने। उनके इस कार्यकाल से जुड़ा एक किस्सा है।
कि इंदिरा गांधी के मीडिया एडवाइज़र रहे एच वाई शारदा प्रसाद के बेटे आर वी शारदा प्रसाद लिखते हैं कि जब भी उनके घर में सेशन का फ़ोन आता था, एक आवाज़ गूंजती थी, हेलो, मैं स्पेस से सेशन बोल रहा हूँ। दरअसल उसी दौर में एक और सेशन एन के सेशन इंदिरा गांधी के सचिव हुआ करते थे। कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए सेशन कहते हैं, मैं स्पेस से सेशन बोल रहा हूँ। 1985 में राजीव गांधी सरकार में उन्हें पर्यावरण और वन मंत्रालय में सचिव का पद मिला। उनके कार्यकाल में पर्यावरण और वनों को लेकर कई सख्त कानून लागू किए गए। इस दौरान उन्होंने नर्मदा और टिहरी बांध परियोजना के पर्यावरण पर हानिकारक प्रभावों को लेकर भारी विरोध किया। जंगली जानवरों के शिकार को लेकर भी वो काफ़ी सख्ती बरतते थे। आर वी शारदा प्रसाद बताते हैं कि इस दौरान एक बार सेशन अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, तभी उन्हें टीवी पर एक खबर दिखाई दी। वहाँ लिखा था, 2 टाइगर्स किल्ड। फिर क्या था? सेशन ने पूरा ऑफिस सर पर उठा लिया। तमाम अधिकारियों को तलब किया गया कि 2 बाघ मारे गए हैं, कैसे और क्यों। सेशन कोई बहाना सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने तुरंत इंक्वायरी बिठा दी, लेकिन इंक्वायरी होती कैसे? खबर असल में बाघों की थी ही नहीं। बात लिट्टे के तमिल टाइगर्स की हो रही थी। लेकिन सेशन का खौफ ऐसा था कि किसी की हिम्मत ना हुई कि उन्हें ये कह सके। जब 1989 में राजीव गांधी सत्ता से बाहर हुए और वीपी सिंह की सत्ता में एंट्री हुई, तो सेशन को कैबिनेट सेक्रेटरी का पद मिला। इसी बीच कश्मीर में अलगाववादियों ने गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद का अपहरण कर लिया। मूसा रज़ा, जो उन दिनों जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी हुआ करते थे, वो बताते हैं, उन दिनों एक शक ये भी था कि टेलीफोन एक्सचेंज में काम करने वाले अलगाववादियों के समर्थक हो सकते हैं जिन्होंने अपहरण किया हो। सेशन ने उनसे कहा कि तमिल में बात किया करें। कश्मीर में मामला अजीब कश्मकश का था। अलगाववादी रूबिया के बदले 5 आतंकियों को रिहा करने की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला आतंकियों को रिहा करने के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे, क्योंकि इससे एक खराब नज़ीर बन सकती थी। दिल्ली में इस मामले में लगातार हाई लेवल मीटिंग चल रही थी। आखिर में तय हुआ कि रूबिया के बदले आतंकियों को छोड़ दिया जाएगा। मूसा रज़ा बताते हैं कि आतंकियों के रिहा होते ही उनके पास सेशन का कॉल आया और उन्होंने रज़ा को बधाई दी। रज़ा बताते हैं कि 2 साल बाद उनकी सेशन से दिल्ली एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में मुलाकात हुई। तब तक सेशन मुख्य चुनाव आयुक्त बन चुके थे। रज़ा ने सेशन से पूछा, मुझे हैरानी है कि 13 दिसंबर की सुबह जब आपने मुझे आतंकियों की रिहाई का अल्टीमेटम दिया, आपके रुख में बदलाव का क्या कारण था? सेशन ने जवाब दिया, खेल जैसा तुम समझ रहे हो उससे कहीं बड़ा था, निशाना कहीं और ही लगाना था। 1990 में ही सेशन देश के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए थे। सेशन की नियुक्ति में चंद्रशेखर सरकार में कानून और वाणिज्य मंत्री रहे सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा हाथ था। टीएन सेशन की जीवनी सेशन इन इंटीमेट स्टोरी में इस बाबत एक किस्सा दर्ज है। जिस रोज़ सुब्रमण्यम स्वामी सेशन के पास मुख्य चुनाव आयुक्त का प्रस्ताव लाए, सेशन राजीव गांधी से मुलाकात करने गए। राजीव ने अपनी सहमति तो दे दी, लेकिन जाते हुए कहा, वो दाढ़ी वाला शख्स उस दिन को कोसेगा जिस दिन उसने तुम्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने का फैसला किया था। दाढ़ी वाले से यहाँ राजीव का इशारा चंद्रशेखर से था। चुनाव आयुक्त बनते ही सेशन के पास वैधानिक शक्तियां आ गई थी। अब उन्हें मंत्रालय या सरकार से डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सेशन ने ऐलान किया, मैं नाश्ते में नेताओं को खाता हूँ। 1991 में लोकसभा चुनावों और उसके बाद हुए तमाम विधानसभाओं में सेशन का असर दिखाई दिया। जहां गड़बड़ी की शिकायत होती, वो तुरंत चुनाव रोककर नए सिरे से चुनाव की घोषणा कर देते। फर्जी वोटों पर लगाम लगाने के लिए उन्होंने सरकार के पास प्रस्ताव भेजा कि वोटर आईडी पर मतदाताओं की फ़ोटो लगाई जाए। सरकार ने इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि इसमें बहुत खर्चा होगा। सेशन भी मानने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, जब तक फ़ोटो नहीं लगेगी एक भी चुनाव नहीं होगा। इसके बाद 1993 में फ़ोटो वाली वोटर आईडी की शुरुआत हुई। आर वी शारदा प्रसाद लिखते हैं कि नेता सेशन के इतने खार खाए रहते थे कि उनका नाम अल्सेशन, जो कि कुत्तों की एक नस्ल का नाम होता है, वो रख दिया गया था।
1995 में जब सेशन ने बिहार की में कई सीटों पर चुनाव खारिज किए तो लालू प्रसाद यादव उनसे काफ़ी गुस्सा हो गए थे। लालू ने नारा दिया, सेशन वर्सेस द नेशन। सेशन पर नकेल डालने की कई कोशिशें हुईं। उनके खिलाफ सदन में महाभियोग चलाने की भी सिफारिश हुई, लेकिन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने ऐसा नहीं होने दिया। राव को लग रहा था कि ऐसा करने से जनता में सरकार की छवि खराब होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक दूसरा रास्ता निकाला। संविधान के तहत चुनाव आयुक्त सरकार के अधिकार में नहीं थे, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं था कि सिर्फ एक ही चुनाव आयुक्त बनाया जाए। राव ने एमएस गिल और जीवीजी कृष्णमूर्ति को अतिरिक्त चुनाव आयुक्त बना दिया। सेशन की ताकत एक तिहाई हो गई। सेशन सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही माना। आरवी शारदा प्रसाद एक और किस्से का जिक्र करते हैं। एक बार जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके के कुछ कार्यकर्ताओं ने सेशन से मारपीट की। सेशन आश्चर्यजनक रूप से शांत रहे। एक पत्रकार ने पूछा, क्या आपने इसलिए कोई जवाबी कदम नहीं उठाया क्योंकि आप टीएन यानी तमिलनाडु सेशन हैं? इस मामले में पत्रकारों ने उनके घर पर फ़ोन भी किए। सेशन फ़ोन उठाकर कहते थे, मिस्टर सेशन उपलब्ध नहीं है। कोई कहता कि सर आप खुद ही फ़ोन पर हैं, तो सेशन जवाब देते, मैं ये नहीं कह रहा कि सेशन घर पर उपलब्ध नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि सेशन आपको जानकारी देने के लिए उपलब्ध नहीं है। एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया के पूर्व एडिटर दिलीप पंडगांवकर ने उन्हें देर रात फ़ोन किया ताकि सेशन का बयान ले सकें। सेशन ने फ़ोन उठाया और वापस पटक दिया। इसके बाद सेशन पूरी रात पंडगांवकर को फ़ोन करते रहे। जैसे ही पंडगांवकर फ़ोन उठाते, सेशन फ़ोन पटक देते। सेशन ने अगले दिन कहा, जब तक पंडगांवकर माफ़ी नहीं मांगेंगे, मैं हर रात उन्हें कॉल करता रहूँगा। सेशन समय की पाबंदी और सफाई को लेकर भी काफ़ी मशहूर थे। मीटिंग में कोई 1 मिनट लेट आए तो उसे तुरंत बाहर का रास्ता दिखा देते थे। सफाई के मामले में उनका कहना था, मेरे मंत्रालय में टॉयलेट भी इतने साफ़ हैं कि आप उसमें खाना खा सकते हैं। सेशन के मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए उनके द्वारा लाए गए सुधारों के लिए उन्हें याद रखा जाता है। हालांकि सेशन के नाम कुछ विवाद भी जुड़े। सेशन कांची मठ के शंकराचार्य चंद्रशेखर सरस्वती के बड़े भक्त हुआ करते थे। 1974 में चंद्रशेखर सरस्वती की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद सेशन रातों रात एक प्राइवेट प्लेन लेकर कांची मठ पहुंच जाते हैं। ये विमान रिलायंस के संस्थापक धीरूभाई अंबानी का था। खबर बाहर आई तो सेशन पर उंगलियां उठने लगी। सेशन ने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और धीरूभाई अंबानी के नाम एक चेक दिखा दिया। सेशन को राशिफल और हस्तरेखाओं पर भी बड़ा भरोसा था। एक बार उन्होंने घोषणा की थी कि उनकी कुंडली में देश का राष्ट्रपति बनना है। सेशन ने यहाँ तक कह दिया था कि वो राष्ट्रपति या संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल बनने वाले हैं, इसलिए प्रधानमंत्री को उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में 1996 में सेशन का कार्यकाल खत्म हुआ। 1997 में उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति के लिए आवेदन भरा, लेकिन उन्हें सिर्फ 5% वोट ही मिले। 1999 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर गांधीनगर से लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन यहाँ भी निराशा उनके हाथ लगी। अपने आखिरी दिन सेशन ने एक ओल्ड एज होम में गुजारे। उनके बच्चे नहीं थे। जायदाद के नाम पर किताबों का एक बड़ा संग्रहालय था। डिमेंशिया के चलते आखिरी दिनों में वो उन्हें भी नहीं पढ़ पा रहे थे। जितने पैसे उन्होंने कमाए अधिकतर चैरिटी में दे दिए। साल 2019 में चेन्नई के अपने घर में उनकी मृत्यु हो गई। सेशन के काल को भारत में चुनाव आयोग का स्वर्णिम काल कहा जाता है। नवंबर 2022 में लोगों को एक और बार सेशन की हैसियत का अंदाज़ा तब लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की नियुक्तियों पर टिप्पणी करते हुए कहा था, ज़मीनी स्थिति खतरनाक है। अब तक कई सीईसी रहे हैं, मगर टीएन सेशन जैसा कोई कभी कभार ही होता है। हम नहीं चाहते कि कोई उन्हें ध्वस्त करे। 3 लोगों के नाजुक कंधों पर बड़ी शक्ति निहित है। हमें सीईसी के पद के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति खोजना होगा। तो ये थी देश के 10वें चुनाव आयुक्त टीएन सेशन की कहानी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही ब्लैक एंड वाइट ज़माने की
किस्से जानने के लिए, उन्हें देखने के लिए आप देखते रहिए जनहित टाइम्स। जय हिंद।